टिकटॉक एक ऐसी ऐप जो आज हर जगह फैलती हुई जा रही है। आपने कभी सोचा है कि एक ऐप जो पहले कहीं नहीं थी, आज वो हर एक इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, हर एक के फ़ोन में एक वायरस की तरह फैल चुकी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम टिकटॉक ओपन करते हैं तो हम इसमें इतना खो जाते हैं कि हमें वक्त का पता ही नहीं लगता। ज़ैंग यिमिंग, द CEO ऑफ ByteDance, वो चाइनीज़ कंपनी जो कि टिकटॉक को ओन करती है, उनका कहना है कि उन्होंने टिकटॉक जैसी 11 और ऐप्स लॉन्च करनी है। जस्ट इमेजिन, अगर एक टिकटॉक इतनी एडिक्टिव ऐप है तो वो बाकी 11 ऐप्स मिलके क्या करेंगी। आज पूरी दुनिया सिर्फ इस एक इंसान ज़ैंग यिमिंग के गिर्द कोलैप्स कर रही है। आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपका खाना, आपका पीना, आपकी पिक्चर्स, आपकी लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके रिलेटिव, आपके एनिमीज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नोन बाय दैट पर्सन। कुछ अर्सा पहले टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुकी है, जिसकी वजह से इसने अपने 200 मिलियन यूज़र्स लॉस किए हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि टिकटॉक अमेरिका में भी बैन होने वाली है, क्योंकि अमेरिकन्स का कहना है कि ज़ैंग चाइनीज़ की तरफ से एक स्पाई है जो इनका डाटा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को दे रहा है। और टिकटॉक एक सीक्रेटली लोडेड सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। टिकटॉक इस वक्त दुनिया की सबसे एडिक्टेड ऐप बन चुकी है। ये एक ऐसा मालवेयर है जो बच्चों को टारगेट करता है, और यही वजह है कि फरवरी 2019 में टिकटॉक कंपनी ने $5.7 मिलियन पे किए थे फेडरल ट्रेड कमीशन को, क्योंकि इन पे ये इल्ज़ाम था कि ये इलीगली बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अमेरिका इसे बैन करने पर तुली हुई है, और बस इस एक वजह से पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त टिकटॉक पर है और सब इससे बस एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, कैन वी ट्रस्ट टिकटॉक। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़ैंग को ज़रा सी भी परवाह नहीं है, क्योंकि टिकटॉक का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ट्विटर, जूम, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, स्नैपचैट, शॉपिफाई, लिफ्ट, एयरबीएनबी, स्ट्राइप और ग्रुपन, इन सब के रेवेन्यू को मिलाकर भी इतना रेवेन्यू नहीं बनता जितना ByteDance कंपनी अकेले जनरेट करती है। टिकटॉक अभी तक 4.7 बिलियन डाउनलोड क्रॉस कर चुकी है, और ज़ैंग यिमिंग का कहना है कि वो अभी और ऐप्स पर भी काम कर रहे हैं जिनकी पोटेंशियल और ग्रोथ नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा है। हम लोग डेली टिकटॉक यूज़ तो करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कैसे इस ऐप ने पूरी दुनिया को ओवरलैप कर लिया है। हमें लगता है कि ये एक नॉर्मल लिपसिंग या फिर कोई डांसिंग ऐप है, लेकिन ये सच नहीं है। आखिर कैसे इस टिकटॉक ने इस छोटे से टाइम पीरियड में एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट से एक ग्लोबल एम्पायर खड़ी कर ली है। इसकी स्टोरी है तो बहुत इंस्पायरिंग, लेकिन बड़े बड़े सोशल जायंट्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर इस वक्त ByteDance से खौफज़दा हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हमें भी इससे खौफज़दा होना चाहिए या नहीं। We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We are committed to maintaining and strengthening the lines of communication between us. Now let's take a look at the latest on TikTok. The social media app has vowed to fight a new law which could see it sold or banned in the United States. It's going to make America safer. उनसे चाइनीज ऐप है टिकटॉक को भी भारत में बैन कर दिया गया है। Well, with the clock ticking on TikTok, millions of users, including small businesses, are scrambling to figure out what to do. Mr. Chu, how can all of these countries and our own FBI director have been wrong? ByteDance एक ऐप फैक्ट्री है जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट इस वक्त टिकटॉक है। ये कंपनी 2012 में लॉन्च हुई और कुछ ही महीनों में इसने 10 से ज़ायद मुख्तलिफ ऐप्स लॉन्च की, जिनमें लव सो मच, यू विल गेट प्रेग्नेंट और रियल ब्यूटी वगैरह शामिल थी। इस टाइम पर कोई भी इंसान ये नहीं था सोच सकता कि ये कंपनी एक दिन दुनिया पर राज करेगी, क्योंकि इस वक्त इस कंपनी के हालात इतने बुरे थे कि इसके पास अपने एम्प्लॉयज़ हायर करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी कंपनी के CEO ज़ैंग ने हमेशा बड़े ख्वाब सोचे। उनकी थिंकिंग बिल्कुल उनके रोल मॉडल स्टीव जॉब की तरह थी। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो गूगल की तरह बॉर्डरलेस हो। ये सुनने में हमें तो बहुत नॉर्मल सी बात लग रही है, लेकिन एक चाइनीज़ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि चाइनीज़ का इंटरनेट सिस्टम पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है।
यहाँ तक कि फेसबुक और यूट्यूब भी चाइना में बैंड है। और बस इसीलिए जैंग एक ऐसी ऐप डेवलप करना चाहते थे जो ना सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया के हर एक कोने से इजीली एक्सेसिबल हो। खैर, इस जर्नी का आगाज़ होता है 2012 में, जब जैंग एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो इसी सफ़र के दौरान उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि लोग अब न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं पढ़ते और अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल फ़ोन में गुजारते हैं, क्योंकि अब लोग अपनी एक स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए पूरे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना चाहते थे। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए बाइटडांस ने AI और मशीन लर्निंग के कॉम्बिनेशन से एक ऐप बनाई जिसका नाम था टूटियाओ। ये एक ऐसी ऐप थी जो आपको बस वही न्यूज़ देती थी जिसे आप पढ़ना चाहते थे। कंपनी का कहना था कि हमने एक ऐसा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जो आपको आपसे भी ज़्यादा अच्छे से समझता है। लाइक ऊबर मैचेस पीपल टू कार्स, वही मैचेस पीपल टू इंफॉर्मेशन। सवाल ये था कि कैसे, आखिर कैसे ये ऐप हमें वही न्यूज़ देगी जो हम पढ़ना चाहते हैं। हर एक क्लिक, हर एक पॉज और हर एक स्वाइप को ऑब्जर्व करके बाइटडांस का एल्गोरिथम हमें हमसे भी ज़्यादा समझ लेता है और फिर ये एल्गोरिथम हमें हमारी चॉइस के हिसाब से ही न्यूज़ रेकमेंड करता है। अब जितना हम इस ऐप को यूज़ करेंगे उतना ये एल्गोरिथम हमें और अच्छे से समझेगा, और जितना अच्छे से ये हमें समझेगा उतनी ही एक्यूरेटली ये हमें रिकमेंडेशन देगा। एंड दैट्स इट। यही है बाइटडांस कंपनी का एडिक्टिंग और सक्सेस फार्मूला। और जैसे जैसे इनका ये फार्मूला फेमस होता गया, बाकी कंपनीज भी इसे कॉपी करने लगी। लेकिन जैंग के दिमाग में कुछ और ही चाह रहा था, एक ऐसा आइडिया जिसने ना सिर्फ बाइटडांस कंपनी बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम पे एक एवरेज पर्सन अपने दिन के 2 घंटे बाइटडांस की न्यूज़ ऐप पर गुजारता था, क्योंकि आखिर एक इंसान कितनी ही न्यूज़ सुनेगा। सो अब जैंग ने सोचा क्यों ना वही किया जाए जिसे लोग पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक न्यू एंटरटेनमेंट ऐप बनाई अपने उसी एडिक्टिव फार्मूला को यूज़ करते हुए, एक न्यू ऐप शॉर्ट्स वीडियो के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये टिकटॉक ही थी, और काफ़ी हद तक आप ठीक भी हैं। 2017 में बाइटडांस ने टिकटॉक का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया था, लेकिन 2016 में बाइटडांस लॉन्च डोजिन, द चाइनीज़ वर्जन ऑफ द टिकटॉक, एक ऐसी ऐप जो एग्जैक्टली टिकटॉक की तरह ही थी। सेम एल्गोरिथम, सेम लोगो, सेम इंटरफेरेंस, लेकिन इसमें एक नॉर्मल टिकटॉक ऐप से कुछ ज़्यादा फीचर होते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक अलग सेक्शन होता है जिसका नाम है पॉजिटिव एनर्जी, जिसमें कुछ सिलेक्टेड वीडियोस जो कि चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करती हैं उन्हें चलाया जाता है। सेकेंडली, इट हैज़ फेशियल रिकॉग्निशन, यानी इस ऐप में आप किसी भी पर्सन के फेस को टैप करके उसकी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये ऐप ओरिजिनल ऐप से बहुत सिमिलर है, बस 1-2 डिफरेंस के साथ। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है वो है इनका पावरफुल और एडिक्टिव एल्गोरिथम। टिकटॉक बाकी ऐप से बहुत यूनिक है क्योंकि इसमें आपको सर्च या फॉलो नहीं करना पड़ता, आपको बस ऐप को ओपन करना है और स्वाइप। जितना ज़्यादा आप इस ऐप पे स्वाइप करेंगे उतना ज़्यादा डाटा ये एल्गोरिथम को आपके बारे में देगी कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, कौन सा पर्सन, कौन सी जगह, कैसा म्यूज़िक, किस जेनर की वीडियो, और बहुत कुछ ऐसा जिसे आप खुद कभी नहीं जान पाओगे। हर एक स्वाइप के साथ आपको एक न्यू चीज़ देखने को मिलती है, एक ऐसी चीज़ जो होगी तो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड, लेकिन आपने वो चीज़ इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, और बस यही चीज़ आपको इस ऐप के साथ जोड़े रखेगी। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आप इस ऐप के एडिक्टिव बन जाओगे, और फिर जितना ज़्यादा आप इस ऐप को यूज़ करोगे इतना ज़्यादा ये ऐप आपको समझेगी, और जितना अच्छे से ये आपको समझेगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेटली ये आपको न्यू कंटेंट रेकमेंड करेगी। और बस फिर आप घंटों घंटों इस ऐप में स्टक रहोगे, और जब कभी गलती से आप इस ऐप से बाहर निकलना चाहोगे और बैक बटन प्रेस करोगे तो ये ऐप आपको एग्जिट करने की बजाय एक न्यू वीडियो पर ले जाएगी, और जिसे देखकर आप फिर से स्क्रॉलिंग करने लगोगे एंड यू अगेन स्टक। अब बाइटडांस के लिए अगली प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास एडिक्टिव ऑडियंस तो बहुत थी लेकिन क्रिएटर्स नहीं थे, और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इन्होंने एक 5 स्टेप प्लान लॉन्च किया। स्टेप नंबर 1, ईजी टू एंटर। सबसे पहले इन्होंने किसी भी पर्सन का क्रिएटर बनना आसान बना दिया।
मतलब टिकटॉक पे आके कोई भी इंसान क्रिएटर बन सकता है, अनलाइक यूट्यूब, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, फिल्मिंग, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तब जाके आपकी एक सिंगल यूट्यूब वीडियो बनती है। बट टिकटॉक पर ऐसा नहीं है। ByteDance ने इसमें बिल्ट इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाए, फिल्टर्स, म्यूजिक, ट्रांजिशन, टेम्पलेट्स और बहुत कुछ बिल्ट इन ही बना दिया, जिससे कोई भी इंसान एक प्रोफेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकता है। स्टेप 2, चैलेंजेस। ByteDance के इंजीनियर ने सोचा कि अगर ये लोगों के लिए चैलेंजेस बनाएंगे तो ये क्रिएटर्स को और भी अट्रैक्ट करेंगे। लाइक आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई नमूना टिकटॉक पर वायरल होता है तो आपको इसके पीछे ढेर सारे नमूने मिल जाएंगे जो उसकी उसी वीडियो को रिक्रिएट कर रहे होंगे, और यही चीज़ हमें स्टेप 3 की तरफ लेकर जाती है, गिव देम अ टेस्ट ऑफ फेम। आप किसी भी दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म को देख लो, लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिथम को बीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन टिकटॉक पर कोई भी वीडियो आसानी से वायरल हो जाती है, और जैसे ही आपकी कोई भी वीडियो वायरल होती है तो ये आपको इनकरेज करती है कि आप उस तरह की और वीडियोस बनाओ। यहाँ पर आकर ByteDance को फिर से एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो ये थी कि जब इन्होंने एंट्री बैरियर्स को इतना लो रखा, यानी हर किसी को स्टार बनाने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने गलत कंटेंट भी अपलोड करना शुरू कर दिया। इसीलिए इन्होंने स्टेप 4 को लॉन्च किया, ब्राइब दी टॉप टैलेंट। ByteDance ने बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म के फेमस इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट किया और कहा कि हम आपको हमारी ऐप पर पोस्ट करने के पैसे देंगे, और जैसे ही वो इनकी ऐप पर पोस्ट करते तो ByteDance का एल्गोरिथम उन्हें फेमस कर देता, और फिर इनसे कहा जाता कि अब वो लोगों को सिखाएं कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाते हैं। एंड देन फाइनली द स्टेप 5, नर्चर रिलेशनशिप। जब ये उन इन्फ्लुएंसर से कहते कि आप लोगों को सिखाओ और वो ऐसा करते तो वो खुद भी फेमस हो जाते, और इंसानी फितरत है कि जहाँ से इसे इज्जत मिले ये उस जगह को कभी नहीं छोड़ता। एंड दैट्स इट। इन्हीं 5 स्टेप को यूज़ करके डोजिन ऐप चाइना में फैलना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये ऐप फेमस होने लगी, बहुत सारी कंपनीज इसे कॉपी करने लगी, लेकिन याद रहे जितना आप ByteDance ऐप को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा एल्गोरिथम आपको अंडरस्टैंड करेगा, और उतनी ज़्यादा एक्यूरेटली ही आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी, और उन रिकमेंडेशंस को देखकर अगेन यू यूज़ द ऐप, मोर इट्स रीड यू एंड मोर द रिकमेंडेशन यू गेट, और इसी तरह एक नेवर एंडिंग लाइफ साइकिल चलता रहेगा। और बस इसी एक वजह से कोई भी यूज़र टिकटॉक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी एडिक्टिव फार्मूला के साथ ByteDance ने न सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया के एल्गोरिथम को क्रैक किया, और 2017 में टिकटॉक का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया। वीडियो के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स तो याद है ना, अ बॉर्डरलेस ऐप लाइक गूगल। ओके, ये सब तो क्लियर हो गया कि ये ऐप बनी कैसे और इसका एल्गोरिथम क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी फेमस कैसे हुई। मतलब हमें ख्वाब तो नहीं था ना आया कि टिकटॉक नामी भी कोई चीज़ है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में बहुत फेमस है, और अब आप उसे पूरी दुनिया में लॉन्च करना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। आप क्या करोगे? नंबर 1, आप ढेर सारा पैसा लगाओगे अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट पर। नंबर 2, या फिर आप राइवल कंपनीज़ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ख़रीद लोगे। नंबर 3, या फिर आप राइवल कंपनीज़ के जो फेमस मर्चेंट हैं कि वो बस आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें। ByteDance ने ये तीनों काम किए थे। उस वक्त के फेमस सोशल जायंट्स ने इसे कमतर समझा और इसे एक सीरियस कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं लिया, और जब रोका तब बहुत देर हो चुकी थी। तब तक टिकटॉक इनके यूज़र्स, टेम्पलेट्स और फेमस क्रिएटर्स चोरी कर चुका था, और तब टिकटॉक जो पहले कहीं नहीं थी अब वो बहुत तेज़ी से हर जगह फैल चुकी थी। लेकिन सवाल फिर वही है कि कैसे। ByteDance ने टिकटॉक को चाइना में लॉन्च किया था तो इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो किया था, जैसे कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन के शॉपकीपर से ये डील की कि हम आपको पैसे देंगे, आप मोबाइल फ़ोन्स को अनबॉक्स करके उसमें हमारी ऐप इंस्टॉल करें, ताकि जो भी बंदा न्यू फ़ोन ले तो उसे पहले ही हमारी ऐप इंस्टॉल मिले। इंटरनेशनल वर्जन में जो ट्रिक सबसे ज़्यादा इनके काम आई वो ये थी कि ये अपने यूज़र्स को इनकरेज करते कि वो अपनी टिकटॉक वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करें। इससे होगा क्या, हर टिकटॉक वीडियो पर एक वाटरमार्क होता है जो ये शो करता है कि ये वीडियो टिकटॉक की है। मतलब सिंपली वो वीडियो टिकटॉक की एडवर्टाइजिंग कर रही होती है। टिकटॉक से जहाँ तक बन पाया इन्होंने वीडियो अपलोडिंग को ईजी किया। स्टार्टिंग में ByteDance ने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट्स भी बनाए जहाँ वो अपनी फेमस टिकटॉक वीडियोस को अपलोड करते थे। जहाँ बाकी कंपनीज ऐड बनाती हैं
फिर उस ऐड की डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग और फिर महंगे एक्टर्स को बुलाना और फिर जाकर कहीं एक ऐड बनाती हैं। वहाँ टिकटॉक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी फेमस टिकटॉक वीडियोस को ही एज एन ऐड यूज़ किया और जो पैसा ऐड मेकिंग में स्पेंड होना था उसे और एडवर्टाइजमेंट पर लगा दिया। बाइटडांस ने टिकटॉक की प्रमोशन के लिए सबसे पहले ऐसे एरियाज चूज़ किए जो बहुत पॉपुलेटेड थे और साथ में इनका CPM भी बहुत लो होता था, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पर टिकटॉक को सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया और इन्हीं एरियाज़ की वजह से टिकटॉक प्ले स्टोर पर रैंक करने लगी। सेकेंडली, इन्होंने ऐसे क्रिएटर्स को चुना जिनके दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 हज़ार फॉलोअर्स थे और वो अपने प्लेटफॉर्म से बहुत तंग थे। बाइटडांस ने इन्हें रातों रात अपने प्लेटफॉर्म पर फेमस किया और इसके बाद इन्होंने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया पैसे के थ्रू। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने अपने स्टार्टिंग डेज में एक इन्फ्लुएंसर्स को $1 मिलियन तक भी दिए हैं ताकि वो इनकी ऐप पर अपनी वीडियोस अपलोड कर सकें और ऐसे ही बाइटडांस ने अपनी एडवर्टाइजिंग पर बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए। इस जर्नी में एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जब बाइटडांस हर दिन $3 मिलियन स्पेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पर। इसका मेन फोकस उस वक्त इनकम नहीं बल्कि ग्रोथ था। जब भी बाइटडांस किसी न्यू एरिया को टारगेट करती तो सबसे पहले वहाँ एक न्यू कंपनी बाय करती। लाइक US में उस वक्त म्यूजिकली ऐप जो इतनी फेमस तो नहीं थी, लेकिन US में उसका एक फ़ैन बेस ज़रूर था। सो बाइटडांस बाय इट। पहले तो म्यूजिकली के यूज़र को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम बाद इट्स वर्क। इसके बाद बाइटडांस ने एक टीम हायर की जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर बनाना था ताकि लोग इसमें बेहतर दिख सकें और इससे ऑब्सेस्ड हो सकें। पूरी बाइटडांस कंपनी दिन रात बस इसी काम में लगी हुई थी कि बस किसी तरह उनकी ऐप लोगों तक पहुंच पाए। और फिर एक दिन सुबह सुबह बाइटडांस के ऑफिस में जब सब लोग सारी रात काम करके थक चुके थे, एकदम से एक एम्प्लॉय ने आवाज़ लगाई, आर्नल्ड जस्ट ज्वाइंड टिकटॉक। ये वो पहले इन्फ्लुएंसर थे जिन्हें टिकटॉक ने कोई पेमेंट नहीं की थी, मतलब ये खुद अपनी मर्ज़ी से टिकटॉक पर आए थे। और इसके बाद से टिकटॉक ने इन्फ्लुएंसर्स को पे करना बंद कर दिया, बल्कि अब इन्फ्लुएंसर्स खुद टिकटॉक पर आना चाहते थे। बाइटडांस ने टिकटॉक की मार्केटिंग के लिए बहुत मेहनत की और इस मेहनत को डबल किया कोरोना ने, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग घर में कैद थे तब टिकटॉक को बहुत ग्रोथ मिली। तब एक एवरेज पर्सन दिन में 8 बार टिकटॉक को ज़रूर ओपन करता था और अब इसकी ग्रोथ यूट्यूब से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। तब हर तरफ बस टिकटॉक ही टिकटॉक नज़र आने लगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती गई, बहुत सारे और मसाइल खड़े होते गए जिनकी वजह से ऐसा लगता था कि अब टिकटॉक का आखिरी वक्त आ चुका है। – 2019 में इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया, जिसके साथ ही टिकटॉक ने अपने 200 मिलियन यूज़र्स लॉस किए। पाकिस्तान में भी ये एक बार बैन हो चुकी है और बैन करने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ये यूज़र्स का डाटा चोरी कर रहा है। सवाल ये उठता है कि कैसा डाटा? योर ईमेल एड्रेस, योर फोटोज़, फ़ोन नंबर, ये सब तो बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं। दैन वाई टिकटॉक? अब तो ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये आपका डाटा तब भी यूज़ कर सकती है जब आपने ऐप को ओपन भी नहीं किया होगा। US सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि टिकटॉक उन ऐप में से एक ऐप है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को यूज़र डाटा सप्लाई करती है और यही वजह है कि चाइना ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो यूज़र्स की नीड्स के ऐन मुताबिक होते हैं, क्योंकि दे नो यूज़र्स मोर दैन देमसेल्व्स। और हैरानी वाली बात यह है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस की ये पॉलिसी है कि वो हर उस चाइनीज़ कंपनी से डाटा ले सकती है जिससे उसका दिल चाहेगा। यही वजह है कि चाइना के दुश्मन ममालिक लाइक इंडिया और अमेरिका इसे बैन करने पर तुले गए। खैर, ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब देखते हैं कि इसकी दूसरी साइड क्या कहती है। टिकटॉक का कहना है कि वो एक चाइनीज़ कंपनी नहीं है। हाँ, बाइटडांस उसकी पेरेंट कंपनी ज़रूर है, बट अब उन्होंने टिकटॉक के लिए एक सेपरेट कंपनी बना दी है जो चाइना बेस्ड नहीं है और ना ही वो अब चाइना के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर आती है। टिकटॉक का ये भी कहना है कि वो किसी भी किस्म का डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं देती। आज हर एक गवर्नमेंट जो टिकटॉक को बैन करने पर तुली हुई है वो असल में टिकटॉक को नहीं बल्कि चाइना को गिराने का सोच रही है। टिकटॉक तो बस एक बहाना है। टिकटॉक होल्ड योर डाटा, क्योंकि उसका तो काम ही आपके डाटा के साथ है। अगर टिकटॉक आपके डाटा को होल्ड ना करे तो वो आपको कैसे समझ सकता है और फिर आपको वो वीडियोस कैसे दिखा सकता है जिन्हें आप पसंद करते हैं। टिकटॉक चाइनीज़ गवर्नमेंट को डाटा देती है, ये बस एक थ्योरी है जिसका प्रूफ आज तक नहीं मिला। ट्रंप ने तो बाकायदा अपनी गवर्नमेंट में ये ऐड लॉन्च करवाए थे कि टिकटॉक एक स्पाई है
और ये शर्त रखी थी कि या तो इसे बैन करो या फिर कोई अमेरिकन कंपनी इसे ओन करे, तब ही ये अमेरिका में चल सकती है। कुछ अर्सा पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरेस्ट शो किया था कि वो टिकटॉक की अमेरिकन ब्रांच ओन करने के लिए तैयार है, बट लास्ट मोमेंट पर ट्रंप ने ये कहकर इस डील को डिसमिस कर दिया कि ये डील तब ही होगी जब एक बड़ी अमाउंट यूएस ख़जाने में जमा कराई जाएगी, और इसी तरह और भी डील्स को एंड मौके पर डिसमिस कर दिया जाता रहा। खैर, ट्रंप की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो ये मामला भी कुछ ठंडा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहा क्योंकि जो बाइडन ने आते ही इस पर एक डीप इन्वेस्टिगेशन साइन कर दी है। हर तरफ से मुखालफत देखते हुए चाइना खुद भी अब बाइटडांस के प्रोडक्ट्स को बैन कर रही है। मज़े की बात तो ये है कि सब लोग इसी बात में बिजी हैं कि डाटा चोरी हुआ है कि नहीं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि उन्होंने इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ को मिस कर दिया है। वाइन एक ऐसी ऐप थी जो कि 6 सेकंड वीडियोस अलाउड किया करती थी। ये 2012 में लॉन्च हुई, ठीक उसी साल जब बाइटडांस कंपनी बनी थी, और वाइन को ट्विटर ने टेक ओवर किया था। 2013 में इस ऐप ने एक अच्छा खासा एक्टिव यूज़र बेस बना लिया था, और टिकटॉक से पहले वाइन शॉर्ट वीडियोस की दुनिया पर राज कर रही थी। लेकिन वाइन के साथ एक मसला था, इसके टॉप क्रिएटर्स इसे छोड़ रहे थे क्योंकि वाइन अपने क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन नहीं दे रही थी। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वाइन ने एक मीटिंग रखी अपने टॉप 18 क्रिएटर्स के साथ। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि $1.2 मिलियन दिए जाएंगे हर साल, हर हफ्ते में 3 वाइन वीडियोस डालने के लिए। वाइन इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज अगर ये वाइन के लिए पैसे मांग रहे हैं तो कल को ये ट्वीट करने के लिए भी पैसे मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें ये क्रिएटर्स चाहिए भी थे, सो दे एग्रीड। बट वाइन को बाद में ये पता लगा कि वो 1.2 मिलियन हर एक क्रिएटर के लिए अलग अलग मांग रहे हैं, मीन अप्रोक्सीमेटली $20 मिलियन एवरी ईयर। और ये सुनते ही वाइन ने ये डील कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसके क्रिएटर्स की तादाद कम होती गई, और फिर 2017 में ऐप को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया, एग्जैक्ट उसी साल जब टिकटॉक को लॉन्च किया गया था। बाइटडांस ने वाइन की एक एक गलती को बहुत डीप से समझा। वाइन की पॉपुलैरिटी ये तो बता रही थी कि ऑडियंस नीड्स शॉर्ट वीडियोस, बट वो साथ में 2 चीज़ें और भी सिखा रही थी। नंबर 1, डोंट इग्नोर योर टॉप क्रिएटर्स। नंबर 2, एंड डोंट लेट देम टू मच पावरफुल। लुक, टिकटॉक की सक्सेस के बहुत सारे राज होंगे, लेकिन सबसे अहम यही है कि टिकटॉक ने डे 1 से अपने क्रिएटर्स को प्रायोरिटी दी है। टिकटॉक ने अपने बहुत सारे क्रिएटर्स अपने हेडक्वार्टर्स भी बुलाया है, जिनसे उनको और इनकरेज मिलती है टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए। टिकटॉक ने पैसा भी बहुत बनाया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने क्रिएटर इकॉनमी बनाई है। टिकटॉक अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर एक न्यू क्रिएटर जस्ट एक वीडियो से वायरल हो जाता है और पुराने क्रिएटर्स को लॉयल रहने के लिए पे किया जाता है। जैसे जैसे टिकटॉक फैलती गई, बड़े सोशल जाइंट्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इन सब को एहसास हुआ कि टिकटॉक ने उन्हें एक अच्छा खासा मुकाबला दिया था। इसीलिए इन सब ने अपने अपने टिकटॉक क्लोन लॉन्च किए। लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैज़ रील्स, स्नैपचैट हैज़ स्पॉटलाइट एंड यूट्यूब हैज़ शॉर्ट्स। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टिकटॉक इस वक्त एक $1 बिलियन ऐप है। टिकटॉक अब जस्ट एक इंटरटेनमेंट ऐप नहीं रहेगी, बल्कि अब ये एक बिजनेस मार्केट बन चुकी है। टिकटॉक ने हमारी लाइफ को बहुत सारा बदल कर रख दिया है। आप ज़रा अपने टॉप क्रिएटर्स को देखें। एक टाइम था कि जब इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन बस एक सिंगल वीडियो या म्यूज़िक वायरल होने की वजह से आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब तो ये टाइम आ गया है कि सिंगर्स टिकटॉक क्रिएटर्स को पैसे देते हैं कि हमारे गाने पर वीडियो बनाओ ताकि हमारा गाना वायरल हो सके। मीन द म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ इवन डिपेंडेंट ऑन टिकटॉक। जहाँ बाइटडांस कंपनी हमें इतने फ़ायदे दे रही है, वहाँ इसके डार्क साइड भी बहुत है। बाइटडांस के प्लान्स अभी टिकटॉक को लेकर एक कंटेंट ऐप से बढ़कर बहुत आगे तक चले गए हैं। शॉर्ट वीडियो तो बस एक स्टार्ट था, अब टिकटॉक ने 15 मिनट वीडियो भी अलाउड कर दी है। बल्कि बाइटडांस ने तो अब यूट्यूब के मुकाबले में एक न्यू ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है वाटरमेलन, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने सारे क्रिएटर्स को इस पर कन्वर्ट करेगा, जिससे ना सिर्फ यूट्यूब को डर है बल्कि इवन नेटफ्लिक्स भी इससे थ्रेटन है। बाइटडांस के पास एक वाइट डांस प्लस कंपनी भी है जो कि बाकी कंपनियों को AI टूल सेल करती है। अब ज़रा आप सोचें कि वो कैसे अपने टिकटॉक यूज़र्स को अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ करेंगे। दे यूज़ टिकटॉक
टू बिल्ड एन एम्पायर। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ByteDance को जानते तक नहीं है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, ByteDance इस वक्त 200 से ज़्यादा शहरों में 1,10,000 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही है और बस बढ़ती ही जा रही है। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ जाकर रुकेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ज़ैंग युमिंग के गूगल की तरह एक बॉर्डरलेस ऐप बनाने का ड्रीम अब रियलिटी में बदल चुका है। अब अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं और आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस एक वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।